नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत करते हैं आप सबका शिक्षा सारथी में। मेरा नाम है आनंद और हम लोग आज जेनेटिक्स को एनसीईआरटी के बेसिस पर पूरा बोर्ड के लिए जितनी चीज़ें ज़रूरी हैं उन सब को हम लोग नोट करते हुए सारे पॉइंट्स को देखेंगे। देखिए, जब हम जेनेटिक्स को स्टार्ट करते हैं तो हमारा जो सबसे फर्स्ट चैप्टर आता है, मतलब सबसे फर्स्ट पेज जो आता है जिसमें कि लिखा रहता है जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन, यानी कि इसमें हमें जेनेटिक्स और इवोल्यूशन तीनों ही चैप्टर को देखना है, जिसमें से ये जो प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस है जिसको मैंने अब तक पढ़ाया है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं जेनेटिक्स फर्स्ट। ठीक है, और जो हमारा ये मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस है इसी को क्या कहा जाता है, इसी को बोल देते हैं जेनेटिक्स सेकेंड। राइट, यानी कि अब तक में हमने फर्स्ट वाला टॉपिक को डील किया था, इसमें कुछ टर्म्स वगैरह देखे थे और फिर इसमें लास्ट आ जाएगा क्या, इवोल्यूशन। ठीक है, जिसमें से अभी हम लोग जेनेटिक्स वाला पार्ट डील करेंगे। और ध्यान रखेंगे कि जेनेटिक्स की जब बात करते हैं तो जेनेटिक्स का फादर किसको कहा जाता है, तो जेनेटिक्स का फादर कहा जाता है ग्रिगोर जॉन मेंडल को। ध्यान रखेंगे, ग्रिगोर जॉन मेंडल को जेनेटिक्स का फादर कहा जाता है। हालांकि जब हमको एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स की बात आएगी तो वहां पर ध्यान रखेंगे कि टी.एच. मॉर्गन, शायद ये कलर आपको ना दिख रहा हो तो मैं कलर चेंज कर लेता हूं। जब एक्सपेरिमेंटल फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाएगा तो वहां पर हम लोग थॉमस हंट मॉर्गन की बात करेंगे, थॉमस हंट मॉर्गन साहब की बात करेंगे। इन्होंने एक्सपेरिमेंटली जेनेटिक्स को प्रूव किया था, लिंकेज के बारे में समझाया लोगों को। लेकिन जब हमें फादर ऑफ जेनेटिक्स की बात पूछी जाएगी तो हम लोग मेंडल को ही मार्क करेंगे। ठीक है, ग्रिगोर जॉन मेंडल, जीजे मेंडल कहेंगे। एंड और उसके बारे में एक बात और ध्यान रखने वाली बात कि अगर हमें मेंडल के बारे में बात ही करनी है तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि जब भी मेंडल से पूछा गया या फिर उन्होंने जब भी इस चीज़ को बताया कि आखिर सारे के सारे इनहेरिटेंस के पीछे कौन रिस्पॉन्सिबल है, तो उन्होंने हमेशा किस टर्म का यूज़ किया, उन्होंने टर्म यूज़ किया फैक्टर्स। इस बात पर आप ध्यान रखेंगे, ये थोड़ा सा गौर करने वाला पॉइंट है और इसको हाईलाइट करके आप रखेंगे एनसीईआरटी में। ये उन्होंने जो टर्म यूज किया, आप जो एलिल्स वगैरह टर्म यूज करते हैं, उन्होंने कौन सा टर्म यूज किया, तो उन्होंने कहा था फैक्टर। क्योंकि उस समय पर जीन वगैरह की खोज नहीं हुई थी, उस समय पर इतनी ज्यादा डिस्कवरीज नहीं थी, तो उस समय पर उनको जैसे कि क्या किसी भी चीज को हम लोग कैसे मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन में कैसे एक्सप्लेन कर देते हैं कि कोई चीज नहीं समझ में आ रही है तो हम लोग कह देते हैं कि दिस वन इज एक्स, है ना। तो जेनेटिक्स में उन्होंने किस टर्म का यूज करना बेहतर पसंद किया, उन्होंने कहा कि कोई फैक्टर होता है जो कि इस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो उन्होंने कौन सा टर्म यूज किया, फैक्टर। ये फैक्टर टर्म अपने लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। जेनेटिक्स में जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, मेंडलिज्म को जब तक हम लोग पढ़ते रहेंगे हमारे लिए फैक्टर टर्म जो है ये इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट इसमें देखते हैं कि उन्होंने क्या किया, आइडिया ऑफ इनहेरिटेंस को प्रपोज किया कि इनहेरिटेंस पैटर्न जो है वो किसके कारण से होता है, तो फैक्टर के कारण होता है। और उन्होंने ये फिनोटाइप्स वगैरह जो है, फिनोटाइप मैंने आपको ये टर्म बताया हुआ है कि फिनोटाइप किसको बोलते हैं। ठीक है, तो इन्होंने इन सब चीजों को एक्सप्लेन किया कि एक फैक्टर जो है वो फिनोटाइपिक कैरेक्टर को कैसे गवर्न करता है। चलिए एज पर लाइन देख लेते हैं उस पर कि एज दीज फैक्टर्स रिप्रेजेंट द जेनेटिक बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, है ना। और साथ में अंडरस्टैंडिंग द स्ट्रक्चर ऑफ जीन, जेनेटिक मटेरियल एंड द स्ट्रक्चरल बेसिस ऑफ जीनोटाइप एंड फिनोटाइप। ठीक है, यानी कि उन्होंने एक एक चीज को समझाया। जैसे कि हम लोग जब एलील की बात करते हैं तो हम लोग कहते हैं टी, उन्होंने कहा फैक्टर। ठीक है, ये हम लोग जिसको एलील कहते हैं उन्हीं उसको उन्होंने क्या कह दिया, उन्होंने कह दिया कि ये फैक्टर है। और इस फैक्टर की जब हम लोग बात कर रहे हैं तो उन्होंने कहा कि फैक्टर्स जो होते हैं वो पेयर्स में होते हैं। यही बात हम लोग कह रहे थे कि डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में एक क्रोमोसोम के किसी एक पोजीशन पर ये वाला एलील प्रेजेंट है और उसी क्रोमोसोम के दूसरे पेयर पर अगर हम लोग बात करेंगे तो ये वाला जो है ये एलील प्रेजेंट है। और इस कॉम्बिनेशन के कारण इस ऑर्गेनिज्म के अंदर, किसी इस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर जो जीनोटाइप है वो क्या है, वो हाइट के लिए जो जीनोटाइप है वो कैपिटल टी एंड कैपिटल टी है। जब हम बात कर लेते हैं कि अगर इसी जगह पर सपोज करते हैं कि उसके पास ये कैपिटल टी न रह करके यहाँ पर कुछ और प्रेजेंट था, मान लेते हैं कि यहाँ पर कैपिटल टी प्रेजेंट ना होकर के यहाँ पर स्मॉल टी प्रेजेंट था। ठीक है, तो यहाँ पर कह लेते हैं जैसे स्मॉल टी। तो अब बताइए कि अब इसका जेनेटिक कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, ये इसका जीनोटाइप हो जाएगा। यानी कि ये फैक्टर्स जो हैं इसके जीनोटाइपिक स्ट्रक्चर को और फिनोटाइपिक, क्योंकि यही वाला जो है ये फिनोटाइप में एक्सप्रेस होगा।
टॉलनेस दिखाएगा। तो ये चीज़ क्या शो कर रहा है कि इस तरह से जो फैक्टर्स हैं वही फैक्टर्स जीनोटाइप डिसाइड करते हैं और जीनोटाइप के अकॉर्डिंग क्या होता है, उसका फिनोटाइपिक कैरेक्टर भी डिसाइडेड होता है ना। तो इन सब चीज़ों को भी हम लोग आगे देखेंगे। यहाँ पर देखिए आगे इन्होंने क्या कहा, इसमें ही आगे हम बात करते हैं कि इनका कन्वर्जन बिकेम द फोकस ऑफ अटेंशन इन बायोलॉजी फॉर द नेक्स्ट सेंचुरी। हालांकि ध्यान रखना एक बात और कि जब हम मेंडल की बात करते हैं तो मेंडल वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट, मेंडल फर्स्ट साइंटिस्ट जिन्होंने मैथमेटिकली बायोलॉजी को एक्सप्लेन किया था, एक्सप्लेन्ड बायोलॉजी मैथमेटिकली। हालांकि अगर हम लोग बात करेंगे तो मैथमेटिकली एक्सप्लेन करने के कारण क्या हुआ कि इनके समझाने का तरीका थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया, और बायोलॉजी को लोग आज तक इससे पहले क्या था, मैथमेटिकली नहीं समझाते थे, तो इनके समझाने का पैटर्न थोड़ा सा टफ हो गया, जिसके कारण से इनको थोड़ा सा नुकसान भी उठाना पड़ा कि जब इन्होंने थ्योरी दी तो उस थ्योरी को रिकॉग्निशन नहीं मिला था। ये सब चीज़ भी हम लोग आगे देखेंगे। और लेटर ऑन अगर हम बात करेंगे तो इसी मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस के कारण, इसी मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशंस के कारण क्या हुआ कि बाद में उनकी थ्योरीज को बहुत ही ज़्यादा आसानी से समझा जाने लगा। तो हम कह सकते हैं कि ये एक तरह से फायदे का भी रहा, लेकिन मेंडल साहब को इसका पर्सनली फायदा उस समय पर नहीं मिल पाया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं आगे उन्होंने क्या देखा। तो द एंटायर बॉडी ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी was a consequent development with major contribution from Watson, Crick and Nirenberg, Khurana, Korenbergs, Benger, Monod, Banner, etc. इन सब साइंटिस्ट के कोलैबोरेटिव पार्ट का एक पूरा नतीजा है क्या, जेनेटिक्स। जिसमें से कि हम लोग वाटसन एंड क्रिक के बारे में जानते हैं कि इन्होंने डीएनए के बारे में, डीएनए डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर के बारे में बात की थी, है ना। तो उससे भी काफ़ी ज़्यादा आगे बाद में जा करके हमें समझने में आसानी हुई जीन के बारे में, है ना। और जब हम बात करते हैं नीरेनबर्ग, खुराना, है ना सॉरी इन सब ने क्या किया, इन सब ने जब हम बात करते हैं जेनेटिक कोड्स वगैरह की तो वहां पर भी इनका रोल आता है, नीरेनबर्ग एंड खुराना साइंटिस्ट्स का, है ना। तो सब ने मिलकर के मॉलिक्यूलर बेसिस तैयार किया जेनेटिक्स का। ठीक है, आगे भी देखेंगे इसमें और भी साइंटिस्ट्स के बारे में। तब तक देखते हैं द पैरेलल प्रॉब्लम बीइंग टैकल्ड वाज द मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन। मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन को भी समझना उस समय पर जरूरी था। अवेयरनेस इन द एरियाज ऑफ मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स, स्ट्रक्चरल बायोलॉजी एंड बायो इन्फॉर्मेटिक्स। बायो इन्फॉर्मेटिक्स क्या होता है, जब हम बायोलॉजी को इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए यूज करते हैं तो वहां पर हम लोग बायो इन्फॉर्मेटिक्स की बात करते हैं साथ में, है ना। बायो इन्फॉर्मेटिक्स हैव एनरिच्ड आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इवोल्यूशन। ये पॉइंट ध्यान रखेंगे कि मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इवोल्यूशन के लिए हमें कौन कौन सी चीजें, किन किन चीजों ने हमें हेल्प किया। तो हमें हेल्प किया मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स ने, हमें हेल्प किया स्ट्रक्चरल बायोलॉजी ने, और हमें हेल्प किया किसने, बायो इन्फॉर्मेटिक्स ने। तीन चीजों ने हमें हेल्प किया क्या समझने के लिए, तो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इवोल्यूशन को समझने के लिए। ठीक है, इसमें अगर बात करेंगे आगे इस यूनिट में हम लोग इसी चीज को आगे देखने वाले हैं। इन दिस यूनिट द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन ऑफ डीएनए एंड द स्टोरी एंड थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन हैज बीन एक्सप्लेन्ड एंड एक्सप्लोर्ड। ठीक है, चलिए इसमें नेक्स्ट पेज को जब हम देखते हैं, ये देखो सेकंड पेज, यहाँ पर कुछ साइंटिस्ट्स के बारे में बताया हुआ है। ध्यान रखेंगे कि आजकल के डेट में अगर हम लोग बात करेंगे तो साइंटिस्ट्स में से भी क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर वाटसन एंड क्रिक के बारे में थोड़ा सा दिया हुआ है, तो मैं इसको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं। देखिए, जेम्स वाटसन एंड फ्रांसिस क्रिक के बारे में यहां पर थोड़ा सा बताया गया है। वेट, ये यहां पर हम लोग बात करेंगे किनके बारे में, जेम्स वाटसन एंड फ्रांसिस क्रिक के बारे में। जेम्स वाटसन, जिसको कि इससे पहले पेज पर हमने देखा वाटसन एंड क्रिक का इसमें रोल है। तो वाटसन एंड क्रिक में मेनली इसमें क्या कि इन्होंने डीएनए का डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर दिया। देखिए, जेम्स डेवे वाटसन इनका पूरा नाम है।
वॉज बोर्न इन शिकागो इन 6 अप्रैल। ये सब हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती है, हालांकि एक बात का ध्यान है कि उनका मेन रोल क्या रहा। तो यहाँ पर है कि इन 1950s ऑन अ स्टडी ऑन द इफेक्ट ऑफ हार्ड एक्सरेज ऑन बैक्टीरियोफेज मल्टीप्लिकेशन, उन्होंने इस चीज़ को मतलब आगे इम्प्लीमेंट किया। ये उनकी स्पेशलाइजेशन है कि वो हार्ड एक्सरे को यूज़ करके किसी भी चीज़ का इमेज निकालते हैं। और यहाँ पर जब उनकी मुलाकात किनसे हुई, क्रिक साहब से हुई, तो उनका इंटरेस्ट जो है ना किस में आ गया, डीएनए के स्ट्रक्चर को जानने में आ गया। और यहाँ से शुरुआत होती है हमारे जेनेटिक्स में उनके रोल का, जिसमें कि आगे हम देखेंगे कि उन्होंने क्या डिस्कवर किया, डबल हेलिक्स कॉन्फ़िगरेशन। किसका, तो डीएनए का डबल हेलिकल कॉन्फ़िगरेशन जो है, ये इन दोनों ने मिल करके कोलैबोरेटिव तौर पर ये कॉन्फ़िगरेशन डिस्कवर किया। और इसमें आगे हम देखेंगे कि फ्रांसिस हार्वे कॉम्पटन के बारे में बात करेंगे। तो इन्होंने भी क्या किया है, एक्सरे पर ही अपना ज़्यादा फोकस किया, एक्सरे डिफ्रैक्शन टेक्नोलॉजी के बेसिस पर। और साथ में इसमें इन्होंने डीएनए के अलावा पॉलीपेप्टाइड्स एंड प्रोटीन्स के बारे में भी डिस्कवरीज की। ठीक है, इसमें हालांकि ध्यान रखेंगे कि और सब चीज़ें इसमें बहुत ज़्यादा ये सब मैटर करने वाली नहीं है, इन सब पर आप बहुत ज़्यादा फोकस नहीं भी करेंगे, काम चलेगा। अपने काम का जो चीज़ है वो बस यहाँ से यहाँ तक में और यहाँ से यहाँ तक में आ जाता है। आप स्पेशली अगर पूछेंगे तो स्पेशली इस पॉइंट को ध्यान रखना है कि डबल हेलिकल स्ट्रक्चर जो है उन दोनों ने मिलकर के दिया था। और उसमें मेनली क्या यूज़ किया गया था, तो एक्सरे टेक्नोलॉजी यूज़ किया गया था। और यहाँ पर हम अगर लिख दें तो ये एक्सरे डिफ्रैक्शन टेक्नोलॉजी को यूज किया गया था। एक्सरे डिफ्रैक्शन टेक्नोलॉजी को उन्होंने मेनली यूज किया। एक्सरे डिफ्रैक्शन टेक्नोलॉजी है, ठीक है। तो यहां तक में ये हमारा सेकेंड पेज। चलिए अब इसका एनसीईआरटी का नेक्स्ट पेज लेते हैं। नेक्स्ट पेज में हम क्या देखते हैं कि अब हमारा मेन चैप्टर स्टार्ट होता है, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। चलिए मैं छोटा सा डिफिनेशन लिख करके इस चीज को यहीं पर एक्सप्लेन करता हूं कि जब हम इनहेरिटेंस की बात करते हैं तो इनहेरिटेंस क्या होता है। तो इनहेरिटेंस ध्यान रखेंगे, इनहेरिटेंस इज अ फेनोमेनन। ठीक है, जब भी आपसे पूछा जाए कि इनहेरिटेंस क्या है तो आप कहेंगे इनहेरिटेंस इज एन फेनोमेनन। ये देखिए जब हम इनहेरिटेंस की बात करते हैं, मैं यहां पर लिख देता हूं, इट इज अ फेनोमेनन that the hereditary characters ट्रांसफर्स फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में हेरिडिटरी कैरेक्टर्स जो होते हैं वो ट्रांसमिट होते हैं। यही चीज क्या है, इनहेरिटेंस है, इनहेरिट हो जाते हैं। इनहेरिट कहने का मतलब होता है कि वो पास ऑन होते हैं, इनहेरिट होते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग कहते हैं ना कि इसकी नाक इसके पिताजी से मिलती है, बच्चे के बारे में कहते हैं इसकी नाक इसके फादर से मिलती है। तो ये हम क्या कह रहे हैं कि फादर का ये कैरेक्टर जो है ना इस बेबी में आया है। और ये चीज क्या है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इनहेरिटेंस बोलते हैं कि ये कैरेक्टर जो है ना ये फादर से इनहेरिट हुआ है इस बेबी में। तो इनहेरिटेंस इज अ फेनोमेनन ऑफ पासिंग ऑन द कैरेक्टर्स। एंड वेरिएशन क्या होता है, तो ध्यान रखेंगे वेरिएशन के बारे में जब एक्सप्लेन करना होगा तो हम कहेंगे कि वेरिएशन इज द डिग्री ऑफ चेंज। ये पॉइंट आप जरूर ध्यान रखेंगे कि क्या कह रहे हैं हम, इसमें कह रहे हैं डिग्री में भी। इसको यहां पर आप बहुत ज़्यादा अच्छे से ना देख पा रहे हो, एक सेकेंड मैं इसको हटा देता हूं। यहां पर डिग्री ऑफ चेंज इन कैरेक्टर्स या फिर मैं इसको और बेहतर कहूं तो इनहेरिटेड कैरेक्टर्स, है ना। चेंज इन इनहेरिटेड कैरेक्टर्स। ठीक, ये क्या हो गया, ये डिग्री ऑफ चेंज हो गया। जैसे कि अगर हम कहें तो कई बार हम लोग क्या कहते हैं कि नहीं नाक तो पिताजी से मिल रही है लेकिन थोड़ी सी अलग है।
वो जो थोड़ी सी अलग है ना, वो किसके कारण से, तो वो वेरिएशन के कारण से है ना। और ये जो डिग्री ऑफ चेंज है कि कितने डिग्री से वो वेरिएट किया है ना, मतलब कि एग्जैक्टली सिमिलर है तो वो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उस एग्जैक्टली सिमिलर से वो कितना ज्यादा डिफरेंट है, इसी को हम क्या कह रहे हैं, डिग्री ऑफ चेंज है, कितना ज्यादा डिफरेंट है। और जितना डिफरेंट है तो हम कहेंगे उतना ज्यादा वेरिएशन आया है, अगर डिफरेंस कम है तो हम कहेंगे वेरिएशन कम आया है। तो दिस इज द डिग्री ऑफ चेंज इन इनहेरिटेड कैरेक्टर्स। कोई भी इनहेरिटेड कैरेक्टर है, जैसे सपोज कर लेते हैं कि कहते हैं कि मदर की हाइट कम है, फादर की हाइट ज्यादा है, ठीक है, और मान लो कि बच्चे की हाइट जो है वो एक मिडल में रह गई है ना, तो उसमें हम क्या देखने के लिए मिल रहा है कि ये लंबाई तो गेन किया लेकिन एज पर फादर गेन नहीं कर पाया है, तो इसमें थोड़ा बहुत चेंज देखने के लिए मिल रहा है। तो ये चीज क्या है, ये चीज है वेरिएशन, कि इसमें हमको डिग्री ऑफ चेंज देखने के लिए मिला है उस इनहेरिटेड कैरेक्टर के बेसिस पर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एक बेस फॉर्म किसका, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन का। अब देखिए इस चैप्टर में हम लोग पहला क्या बात करेंगे, इसमें जो हमारा फर्स्ट पैराग्राफ रहेगा मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, यानी कि हम लोग यहाँ पर मेंडलिज्म के बारे में डिस्कस करेंगे। मेंडलिज्म में ही आगे हम लोग उन्हीं का इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन, मतलब कि एक जीन के बारे में पहले समझेंगे, फिर इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन्स के बारे में समझेंगे, दो जीन का इनहेरिटेंस कैसे होता है, फिर आगे सेक्स डिटर्मिनेशन, म्यूटेशन और जेनेटिक डिसऑर्डर सबसे लास्ट में हम लोग इस चैप्टर में देखेंगे, ठीक है। यानी कि जेनेटिक्स फर्स्ट में हमें पहला मेंडलिज्म के बारे में तीन ये जो पैराग्राफ है ये मेंडलिज्म के बारे में, उसके बाद सेक्स डिटर्मिनेशन आ जाएगा, उसके बाद म्यूटेशन और फिर जेनेटिक डिसऑर्डर्स के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। चलिए इसमें देख लेते हैं कि अगर हम इसमें देखते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ चीज़ें नहीं है, हालांकि कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में यहाँ पर फिर भी देख लेते हैं कि ये अगर आपको छोटा तो नहीं लग रहा होगा मे बी, चलिए थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं आपके लिए, आई थिंक दिस इज कंफर्टेबल। ठीक, चलिए इसमें से अब देखिए जो हमारे सारे पार्ट्स हैं उनको एक बार देख लेते हैं कि इस पैराग्राफ में आखिर किस किस चीज़ को मेंशन किया गया है। तो देखिए जब हम सबसे फर्स्ट इसमें बात करना शुरू करते हैं, तो एक मिनट मैं इन सब चीज़ों को पहले हटा लेता हूं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं इसमें कि सबसे पहला तो इन्होंने एक क्वेश्चन जनरेट किया है कि क्या आपने कभी वंडर किया है कि एक एलिफेंट जो है हमेशा बेबी एलिफेंट को ही क्यों जन्म देता है, कोई और ऑर्गेनिज्म क्यों नहीं जन्म देता है। तो हम जानते हैं कि इसके पीछे कौन रीजन है, इसके पीछे रीजन है क्रोमोसोम। उसके पास जिस तरह का क्रोमोसोम होगा उसी तरह की इंफॉर्मेशन को वो पास करेगा अपने बेबीज में भी, मतलब कि अपने ऑफस्प्रिंग में भी। तो ऑब्वियस सी बात है कि वो क्रोमोसोम जिस तरह के कैरेक्टर्स को पजेस करते हैं उसी तरह का कैरेक्टर क्या होगा, पास ऑन होगा अपने ऑफस्प्रिंग में भी। तो मान लीजिए अगर एक ह्यूमन है तो ह्यूमन का जो बॉडी स्ट्रक्चर है उस बॉडी स्ट्रक्चर के लिए भी क्या है, हर एक पार्ट के लिए क्रोमोसोम्स में इंफॉर्मेशंस होते हैं। तो इसका जब क्या होगा, ऑफस्प्रिंग होगा, तो उस ऑफस्प्रिंग में भी हमको क्या देखने के लिए मिलेगा कि वही क्रोमोसोम चूंकि यहां पर भी इनहेरिट होकर के आए हैं तो उसमें भी हमको क्या देखने के लिए मिलेगा, ठीक इसी के जैसे कैरेक्टर्स देखने के लिए मिलेंगे। और ये ऑर्गेनिज्म भी उसी तरह का होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि ये कभी दूसरे तरह का हो जाए, ठीक है ना। तो ये चीज यहां पर दिखाया गया है। या फिर दूसरा कहा गया कि एक मैंगो सीड से हमेशा मैंगो प्लांट ही होता, कोई और क्यों नहीं होता। तो हम जानते हैं कि इसके पीछे भी कौन रिस्पॉन्सिबल चीज है, क्रोमोसोम्स। और हम जानते हैं कि क्रोमोसोम्स में क्या होते हैं, जीन होते हैं जो कि कैरेक्टर्स को डिसाइड करते हैं। तो ऑलवेज ये सब चीजें गवर्न होती हैं किनसे, क्रोमोसोम्स से गवर्न होती है। नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या कहा गया है कि आर द ऑफस्प्रिंग्स आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट्स। कह रहा है कि गिवन दैट दे डू आर द ऑफस्प्रिंग्स आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट्स। ध्यान रखेंगे कि हमेशा ये आइडेंटिकल नहीं होते हैं। जब आप 12th का चैप्टर फर्स्ट बात करेंगे तो वहां पर हम लोग रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म के बारे में बात करते हैं। और रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में हम लोग देखते हैं कि जितने भी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें हमें ऑफस्प्रिंग्स और पेरेंट्स में, जब तक कि वो मोनोजाइगोटिक ट्विंस ना हो, आगे हम लोग बात करेंगे वो सब पॉइंट भी आएगा, जब तक वो क्या ना हो, एक मोनोजाइगोटिक ट्विंस नहीं है, तब तक उसके अंदर हमें क्या देखने के लिए मिलेगा, आइडेंटिकल ये पार्ट देखने के लिए नहीं मिलेगा। ध्यान रखेंगे कि अगर हम पेरेंट्स की बात कर लेते हैं, किसकी बात कर रहे हैं, पेरेंट्स की,
तो पेरेंट्स और मान लीजिए कि इसके 3 ऑफस्प्रिंग्स हुए, 3 ऑफस्प्रिंग्स है, मान लेते हैं कि 1 2 एंड 3, ठीक है। और पेरेंट्स में तो इसमें एक चीज मेंशन करना पड़ेगा कि ये पेरेंट्स और ऑफस्प्रिंग में भी अगर हम देखेंगे तो इसमें कोई सिमिलरिटी नहीं होगी, ठीक है, सॉरी, कोई इसमें आइडेंटिकल नहीं होगा। नन ऑफ देम आर आइडेंटिकल, ठीक है। वो आपस में क्या नहीं होंगे, आइडेंटिकल नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि यहां पर जब पेरेंट्स के अंदर हम लोग गैमेट फॉर्मेशन देखते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन क्या है, गैमेट फॉर्मेशन। तो गैमेट फॉर्मेशन के लिए जो यहां पर मेन कंसेप्ट होता है वो क्या है, वो मियोसिस है ना। और मियोसिस में क्या देखने के लिए मिलेगा हम लोगों को, वहां पर जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन देखने के लिए मिलता है। याद कीजिए, जब आप जैगोटिन पैकेटिन की बात करते हैं तो वहां पर क्या देखने के लिए मिलता है, मियोसिस के अंदर जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन देखने के लिए मिलता है। तो थोड़ा बहुत डिग्री का चेंज आएगा, वेरिएशन आएगा। तो ये दोनों जो है एग्जैक्टली मतलब कि ये सारे ऑफस्प्रिंग पेरेंट्स से एग्जैक्टली सिमिलर नहीं होंगे, इनमें भी कुछ ना कुछ वेरिएशन होगा, एग्जैक्टली आइडेंटिकल नहीं होंगे। और जब हम इन दोनों की बात करते हैं या फिर इनकी बात करते हैं आपस में, ठीक है, तो ये तीनों भी आपस में एग्जैक्टली आइडेंटिकल नहीं होते हैं, नॉट आइडेंटिकल। क्यों नहीं होते हैं? तो इसका भी जवाब वही है कि जब गैमेट फॉर्मेशन होता है तो गैमेट फॉर्मेशन के लिए जब मियोसिस होता है तो मियोसिस में क्या होता है कि जब जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होता है तो डिफरेंट गैमेट्स में थोड़ा बहुत चेंज होकर के जीन आता है ना। जब हम जानते हैं कि क्या होता है कि जब हम कैरेक्टर्स के बारे में देखते हैं तो सपोज करते हैं जब जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होता है, ये सपोज करो कि एक जरा सा पार्ट मैं यहाँ पे डिस्कस कर लेता हूँ। ये है हालांकि किसका पार्ट, ये सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन का पार्ट है। ये सपोज करते हैं कि ये क्रोमोसोम के अंदर हमें क्या देखने के लिए मिला, यहाँ पर हमें जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। जबकि ये येलो वाला जो है ये किसके तरफ से है, ये फादर के तरफ वाला है मान लेते हैं, ठीक है। मतलब कि जिस पेरेंट के बारे में बात हो रही है, जो गैमेट प्रोडक्शन कर रहा है, उनके फादर की तरफ वाला ये क्रोमोसोम है, और ये वाला जो क्रोमोसोम है ये उनके मदर की तरफ से आया है। हर क्रोमोसोम ऐसे ही पेयर में है, ठीक है। तो जब यहाँ पर कॉम्बिनेशन बनेगा तो इसमें गैमेट्स के अंदर क्या देखने के लिए मिलेगा कि इस वाले में पहला गैमेट के अंदर हमें क्या देखने के लिए मिलेगा, ये वाला क्रोमोसोम जिसके अंदर की हमें कोई चेंजिंग देखने के लिए मिलने, ये मोनाड वाला स्टेज आ जाएगा, है ना। दूसरे के अंदर हमको क्या देखने के लिए मिलेगा कि थोड़ा सा पार्ट जो है वो किसका आ गया है, वो आ गया है मैटरनल का, और बाद बाकी पार्ट जो है वो किसका आ गया है, वो पैटर्नल का एज इट इज रहा है, यानी कि फादर के तरफ वाला। तो देखो ये वाला और ये वाला भी क्या है, आपस में थोड़ा डिफरेंट है ना। फिर हम फोर्थ की बात करेंगे तो फोर्थ में भी हमें क्या देखने के लिए मिलता है कि जो ये इसका पहले मेन बॉडी बना लेते हैं, और इसमें क्या देखने के लिए मिला है, ऊपर में भी थोड़ा सा फादर वाला पार्ट और नीचे में थोड़ा सा फादर पार्ट, ये भी क्या है, थोड़ा डिफरेंट है। और जबकि फोर्थ की बात करते हैं तो फोर्थ वाला ये रहा। तो देखो जब ये चार के चार जब अलग अलग गैमेट्स बनेंगे तो ये क्या है, सब में अलग अलग जा रहे हैं, तो उसमें क्या है, डिफरेंट कैरेक्टर्स हमें देखने के लिए मिलेंगे। कैरेक्टर मतलब कि थोड़ा बहुत वेरिएशन लिया हुआ दिखेगा। तो ये भी क्या है कि अगर अलग अलग स्पर्म से भी मान लीजिए या फिर अलग अलग ओवम से भी अगर ऑफस्प्रिंग का फॉर्मेशन होता है तो वो आपस में क्या होंगे, आइडेंटिकल नहीं होंगे। हालांकि मोनोजाइगोटिक के केस में क्या हो जाता है, वो आइडेंटिकल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर जाइगोट एक ही था, बाद में वो डिवाइड कर गया और वो 2 बेबीज में डेवलप हो गया। तो ऑब्वियस सी बात है कि इसके पास जो जेनेटिक्स है वही सेम जो है वो इसके पास है ना। तो वो मोनोजाइगोटिक केस में है। यहाँ पर आप लोग बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होंगे, वो चैप्टर जब आएगा तो उसको भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में ना फंसे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इसमें कि और डू दे शो डिफरेंस, यस दे शो डिफरेंस इन देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, हाँ थोड़ा बहुत डिफरेंस शो करते हैं। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई सिबलिंग्स समटाइम्स लुक सो सिमिलर टू ईच अदर, कह रहे हैं ना कि सिबलिंग्स जो हैं वो आपस में कई बार बहुत ज्यादा सिमिलर क्यों दिखते हैं। ऑब्वियसली बात है, जब जीन एक ही जगह से आ रहा है तो सिमिलरिटी दिखेगी, और समटाइम्स इवन सो डिफरेंट, क्यों नहीं डिफरेंस दिखेगा जब वहां पर हमको जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन भी देखने के लिए मिल रहा है। बात आ रही समझ में, सारा फंडा यहीं पर छुपा हुआ है। नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। दीज एंड several related questions are dealt with the scientifically and it a branch of biology known as genetics। इन सब को कौन डील करता है, तो जेनेटिक्स डील करता है, जिसके बारे में अब हम लोग अभी बात कर रहे हैं। दिस सब्जेक्ट डील्स विद द इनहेरिटेंस एज वेल एज द वेरिएशन
ठीक है, दोनों ही पार्ट्स को डील करेगा ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। अब नेक्स्ट कहते हैं इनहेरिटेंस इज द प्रोसेस बाय विच कैरेक्टर्स आर पास्ड ऑन फ्रॉम पेरेंट टू प्रोजेनी। मतलब कि पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में कैरेक्टर्स पास होते हैं, यही फेनोमेनन, यही प्रोसेस क्या कहलाएगा, तो ये कहलाएगा अपना इनहेरिटेंस। और जब हम बात करते हैं इट इज द बेसिस ऑफ इनहेरिटी, ठीक है, ये जो है हमारे हेरिडिटी का बेसिस है, इस बात को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, वेरिएशन इज द डिग्री बाय विच प्रोजेनी डिफर फ्रॉम देयर पेरेंट्स। अभी हमने बात की थी डिग्री ऑफ चेंज की, ये ठीक वही पॉइंट है। नेक्स्ट हम देखते हैं, पहले मैं पेज को थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूं, ठीक है, चलिए। नेक्स्ट देखिए, इसमें जब बात करते हैं अगला, देखिए नेक्स्ट हमें इस पॉइंट पर बात करनी थी, ये वाला, ये पैराग्राफ हमारा अब इसमें रेस्ट रह रहा है कि ह्यूमंस न्यू फ्रॉम एज अर्ली एज 1000 BC बिफोर क्राइस्ट दैट one of the cause of variation was hidden in sexual reproduction, है ना। ये चीज वो लोग बहुत पहले से जानते थे कि वेरिएशन का जो रूट कॉज है वो कहाँ छुपा हुआ है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में छुपा हुआ है। दे एक्सप्लॉइटेड द वेरिएशन that were naturally present in the wild population of plants and animals to selectively breed। जैसे कि सपोज करते हैं कि आज के डेट में हम जो कॉलीफ्लावर खाते हैं, क्या वो कॉलीफ्लावर सब दिन से ऐसे ही कॉलीफ्लावर थे? जो आज के डेट में हम लोग गुआवा खाते हैं, क्या वो सब दिन से ऐसे ही गुआवा थे? तो आंसर आता है नहीं, वो सेलेक्टिव ब्रीडिंग का नतीजा है कि आज हमें वो गुआवा इस तरह से देखने के लिए मिला, वो कॉलीफ्लावर इस तरह से देखने के लिए मिल रहा है कि वो आज मोर एडिबल फॉर्म में हम लोगों के सामने प्रेजेंट है, ठीक है। तो नेक्स्ट आते हैं इसमें, हाँ, इसमें देखते हैं कि एनिमल्स की सेलेक्टिव ब्रीडिंग को ध्यान रखिएगा आप कि सेलेक्टिव ब्रीड का इसमें इस्तेमाल किया गया, सिलेक्शन सेलेक्टेड फॉर ऑर्गेनिज्म दैट पोसेस्ड डिजायरेबल कैरेक्टर्स, फॉर एग्जांपल थ्रू आर्टिफिशियल सिलेक्शन एंड डोमेस्टिकेशन, फ्रॉम आर्टिफिशियल सिलेक्शन एंड डोमेस्टिकेशन। और अगर हम इन दोनों की भी बात करेंगे तो आर्टिफिशियल सिलेक्शन में क्या आता है कि उसके कैरेक्टर्स के बेसिस पर उसको क्या किया जाता है, सेपरेट किया जाता है, और फिर उसी तरह से कंट्रोल्ड ब्रीडिंग करवाई जाती है ताकि हमारे डिजायरेबल कैरेक्टर्स जो हैं वो अगले जनरेशन में पास ऑन हो सके। और फिर उसको क्या किया जाता है, डोमेस्टिक बनाया जाता है, पेट बनाया जाता है, ताकि वो उसको हम आसानी से अपने खेतों में उगा सकें, या फिर अगर एनिमल्स हैं तो उसको हम पेट बना करके रख सकें, ठीक है। जैसे डॉग्स की ही बात करेंगे तो वो तो पहले वाइल्ड नेचर के हुआ करते थे, जंगली नेचर के हुआ करते थे, लेकिन आज वो बहुत ही ज़्यादा फैमिलियर तरीके से पेट्स के फॉर्म में हमारे घरों में भी रहते हैं। तो ये सब चीज़ें क्या है, वो कंट्रोल्ड ब्रीडिंग का नतीजा है कि आज वो इतनी ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड मोड में घरों में भी रह जाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पेज देखते हैं अब इसका, 4th। देखिए ये वाला पॉइंट, अब इसमें हमें मेंडल के कैरेक्टर्स के बारे में अगर देखना है तो मेंडल ने जिन कैरेक्टर्स को सिलेक्ट किया, एक चीज जो क्वेश्चन यहां पर पूछी जाती है, ध्यान रखेंगे आप लोग कि मेंडल सिलेक्टेड हाउ मेनी कैरेक्टर्स, ठीक है। तो जब कैरेक्टर्स की बात करेंगे ना तो कैरेक्टर्स में ध्यान रखेंगे, जब ये सब चीजें बात करते हैं तो हम लोग ये क्या कहते हैं कि ये क्या है, ये कैरेक्टर्स हैं, ये क्या है, ये कैरेक्टर्स हैं। टोटल कितने कैरेक्टर्स उन्होंने सेलेक्ट किए, तो 7 कैरेक्टर्स सेलेक्ट किए, ध्यान रखेंगे इस चीज का, ठीक है। उन्होंने जब कैरेक्टर के बारे में हमें पूछा जाएगा तो हम क्या कहेंगे कि कितने कैरेक्टर्स सेलेक्ट किए गए थे, तो 7 कैरेक्टर्स सेलेक्ट किए गए थे, 7 कैरेक्टर्स, ठीक है। और 7 कैरेक्टर्स, तो इन सारे कैरेक्टर्स के हर कैरेक्टर का 2-2 ट्रेट है ना, हर कैरेक्टर के 2-2 ट्रेट, एक डोमिनेंट ट्रेट और एक रेसेसिव ट्रेट, एक डोमिनेंट एक रेसेसिव। तो बताओ कि टोटल कितने प्लांट, तो ध्यान रखेंगे कि आप लोगों को आंसर करना है 14 प्लांट्स, 14 प्लांट्स विद related but different contrasting
पेयर ट्रेट्स, कॉन्ट्रास्टिंग पेयर ट्रेट्स, ये उन्होंने सेलेक्ट किया कॉन्ट्रास्टिंग पेयर ट्रेट्स को लेकर के, है ना। ठीक है, कॉन्ट्रास्टिंग पेयर ट्रेट क्यों कह रहे हैं, क्योंकि अगर मान लीजिए कि सीड शेप के बारे में उन्होंने बात की, अगर उन्होंने सीड शेप की बात की तो उन्होंने सीड शेप में ही दो ट्रेट्स को सेलेक्ट किया एक साथ, सीड शेप में ही दो ट्रेट्स को सेलेक्ट किया। जैसे कि इसमें क्या देखते हैं कि उन्होंने राउंड को सेलेक्ट किया और रिंकल्ड को, तो ये ध्यान रखेंगे ये अलग प्लांट है, ये अलग प्लांट है। ठीक है, यहां पर हमें कैरेक्टर्स के फॉर्म में दिख रहा है, लेकिन इसके लिए उन्होंने एक अलग अलग प्लांट सेलेक्ट किए। तो अगर 7 कैरेक्टर्स हैं तो 7 कैरेक्टर के लिए जो हम लोग प्लांट देखेंगे तो टोटल कितने, हर के लिए 2, तो 7 के लिए टोटल 14 है ना। तो देखिए राउंड वाला क्या है, एक डोमिनेंट ट्रेट है, ध्यान रखेंगे, और इसी का जो रिंकल्ड वाला है, जो सिकुड़ा हुआ बीज होता है थोड़ा सा, वो क्या है, वो रेसेसिव ट्रेट है। ठीक है, फिर येलो सीड और ग्रीन सीड, येलो सीड जो है वो एक डोमिनेंट कैरेक्टर है, ग्रीन सीड जो है वो एक रेसेसिव कैरेक्टर है। ठीक है, और इसमें फिर बात करेंगे वायलेट फ्लावर, व्हाइट फ्लावर। फिर अगर हम पॉड शेप की बात कर लेते हैं, पॉड शेप ये फुल एंड ये कॉन्स्ट्रिक्टेड, थोड़ा धसा हुआ है ना। पॉड कलर की बात कर लेते हो तो ग्रीन पॉड एंड येलो पॉड। फ्लावर पोजीशन की बात कर लेते हो तो एक्सियल एंड टर्मिनल। इसमें अगर आपको जानना है तो मैं बताता हूं कि एक्सियल फ्लावर वाले पोजीशन में क्या होता है, इसको मैं हटा रहा हूं। देखिए जब हम लोग इसमें फ्लावर के पोजीशन के बेसिस बात करते हैं तो ये मान लेते हैं कि ये मेन स्टेम है, और इस मेन स्टेम पर अगर हम देखते हैं तो ये सपोज करते हैं कि ये फ्लावर है, ये सपोज करते हैं कि ये फ्लावर है, लीव्स भी हैं, मैं अभी फ्लावर को सिर्फ दिखा रहा हूँ। तो अगर मेन एक्सिस पर या टिप पर अगर फ्लावर नहीं आता है, नो फ्लावर, यहाँ पर अगर फ्लावर नहीं है, तो हम जानते हैं कि इस स्टेम के ग्रोथ की प्रोबेबिलिटी बनी हुई रहेगी, ये हमेशा ग्रो करेगा। अगर मान लो कि एक ऐसा प्लांट हम लोग देखते हैं जिस प्लांट में हमें क्या देखने के लिए मिलता है कि इधर तो फ्लावर है ही, इधर तो फ्लावर है ही, मेन एक्सिस पर भी क्या आ गया, फ्लावर आ गया, तो अब हम जानते हैं कि इसके आगे ग्रोथ की पॉसिबिलिटी इसमें नहीं देगी। यहां पर ग्रोथ इज पॉसिबल बट यहां पर ग्रोथ इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, यहां पर फ्लावर प्रेजेंट है और इसके कारण से यहां पर ग्रोथ क्या हो गया, ऑब्स्ट्रक्ट हो गया, और ऐसे कंडीशन वाले प्लांट को हम लोग क्या कहेंगे, ये जो है ये टर्मिनल फ्लावर हो गया, इसके एकदम टर्मिनल पोजीशन पर यहां पर क्या आ गया, फ्लावर आ गया है, तो ये क्या हो गया, ये टर्मिनल फ्लावर है ना। तो ऐसे कंडीशन वाले प्लांट को हमने क्या माना, ये एक रेसेसिव कंडीशन वाला प्लांट है। जबकि अगर टर्मिनल फ्लावर नहीं आता है, ये इसका अगर एक्सिस है, तो सिर्फ एक्सिस पर अगर फ्लावर आते रह जाते हैं, तो ऐसे प्लांट वाले कैरेक्टर को हम लोग क्या मानेंगे, डोमिनेंट, जिसमें ग्रोथ की पॉसिबिलिटी बनी हुई है, वो आगे भी ग्रो करता रहेगा। ठीक है, और इसके बाद आगे देखिए तो इसी में कुछ कैरेक्टर्स और भी हैं, तो उन कैरेक्टर्स को देखते हैं। जैसे कि इसमें हम बात कर लेते हैं लास्ट किसकी, स्टेम हाइट की बात कर लेते हैं। और स्टेम हाइट की जब बात करेंगे तो इस स्टेम हाइट में ध्यान रखेंगे कि हमें ये देखना होगा कि प्लांट जो है वो टॉल है या फिर कि डॉर्फ है। तो वो अगर टॉल होगा तो टॉलनेस वाला कैरेक्टर किस में रखा गया, टॉलनेस वाला कैरेक्टर डोमिनेंसी में रखा गया, तो ये एक डोमिनेंट ट्रेट है, और डॉर्फनेस जो है वो एक रेसेसिव ट्रेट है। तो ये अगेन हमारा यहाँ से पॉइंट बन जाएगा। आप इन सारे पॉइंट्स को ध्यान रखेंगे क्योंकि इन सब पर क्वेश्चन पूछा जाता है। एक बार आपको रिमाइंड करवा दूं मैं कि यहाँ पर किस किस चीज को कैसे मतलब मेमोराइज करना है। देखिए इन चीजों को ना मेमोराइज करके रखना बहुत ज्यादा फायदेमंद रहेगा, क्योंकि इस पर क्वेश्चंस आते हैं, है ना। इस पर ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन भी आ जाएगा और छोटा शॉर्ट टर्म बेस्ड क्वेश्चन भी आ जाएगा। देखिए जब हम कैरेक्टर्स की बात करते हैं तो इसमें मेन क्या, सबसे पहला कि सीड शेप है ना, सबसे फर्स्ट क्या, सीड शेप, इसको याद करते जाएंगे मेरे साथ साथ। सीड शेप की अगर हम बात करते हैं तो ऑब्वियसली बात है हम डोमिनेंट किसको मानेंगे, जो बढ़िया राउंड सीड होगा उसको हम लोग डोमिनेंट मानेंगे। यहां पर मैं लिख देता हूं डी और ये हो गया आर, यानी कि ये डोमिनेंट है और ये रेसेसिव है। रेसेसिव में क्या करेंगे, इसी को सिकोड़ देंगे तो ये वाला सीड क्या हो जाएगा, ये रेसेसिव ट्रेट हो गया, यानी कि ये फुल और ये कॉन्स्ट्रिक्टेड। ठीक है, दूसरा अगर हम बात कर लेते हैं तो सीड कलर है ना, सीड कलर।
देखिए जब हम सीड कलर की बात करते हैं तो अभी हमने कहा था कि अगर सीड जो है वो कैसे कलर का है, येलो कलर का है, तो उसको हम डोमिनेंट मानेंगे। येलो सीड जो होता है, मटर के अंदर हम बात कर रहे हैं, पी के अंदर, पाइसम सैटिवम के अंदर अगर हम बात करेंगे तो येलो सीड कलर जो होता है वो एक डोमिनेंट कैरेक्टर है, जबकि रेसेसिव वाला जो है वो कैसा है, वो ग्रीन है। अब देखो इसके साथ में ही यहां पर मैं लिख देता हूं ना पॉड कलर। पॉड कलर, पॉड बोले तो क्या है, वो जो पूरा का पूरा उसका फल है, उसकी हम बात करते हैं। पॉड कलर में ध्यान रखेंगे इसका ठीक अपोजिट कर देना, पॉड का वही हो जाएगा, यानी कि यहां पर हम कर देंगे ग्रीन। यहां पर पॉड कलर में ग्रीन जो है वो एक डोमिनेंट वैरायटी होता है, और इसी का येलो वर्जन जो है ना वो कैसा होता है, तो वो एक रेसेसिव वैरायटी है। ठीक है, पॉड शेप की बात कर लेते हैं तो पॉड शेप तो बहुत ही ज्यादा आसान है। पॉड शेप की बात कर लेते हैं, पॉड शेप में क्या हो जाएगा, फुल आ जाएगा। फुल जो कि पूरा एकदम बढ़िया भरा हुआ है वो कैसा हो जाएगा, वो डोमिनेंट हो जाएगा। और फिर इसी का अगर हम कॉन्स्ट्रिक्टेड कहते हैं, कॉन्स्ट्रिक्टेड, कॉन्स्ट्रिक्टेड ये कैसा हो जाएगा वैरायटी, ये हो जाएगा रेसेसिव वैरायटी। बताओ ये चार चीजें हमें आसानी से याद हो जाएगी। सीड शेप में ये देखने से ही समझ में आ रहा है कौन सा डोमिनेंट होगा कौन सा रेसेसिव होगा। कलर को बस याद कर लेना, ये दो जो है ना ये कभी कभी क्या करते हैं वो लोग कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए इसमें कोशिश करते हैं, तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है। बस आपको एक चीज ध्यान रखना, बाद बाकी सारी चीजें याद रखने हैं, याद हो जाएंगे कि येलो सीड जो होता है वो डोमिनेंट होता है। बस इसको याद कर लो कि येलो सीड जो होता है वो डोमिनेंट होता है। तो बताओ कि जैसे ही हमने डोमिनेंट वाले को याद कर लिया, अब क्या है उसका रेसेसिव में याद हो गया। और ठीक रिवर्स में आपको पॉड का कलर आपको याद कर लेना है कि अगर इसका येलो डोमिनेंट है तो पॉड कलर कैसा, ग्रीन डोमिनेंट होगा और येलो उसका रेसेसिव होगा। ठीक है, अब दो आ जाता है इसमें क्या, फ्लावर कलर। फ्लावर कलर सारे कैरेक्टर्स भी याद हो जाएंगे और फिर उसका सारा का सारा डोमिनेंट और रेसेसिव ट्रेट भी। तो इसमें क्या हो जाएगा, जिसमें कलर भरा हुआ है क्या, वॉयलेट, वो कैसा हो जाएगा, वो डोमिनेंट हो जाएगा। और जब इसी जगह पर हम बात करते हैं व्हाइट वाले की, तो व्हाइट वाला कैसा हो जाएगा, वो रेसेसिव हो जाएगा। फिर फ्लावर पोजीशन आ जाता है ना, फ्लावर पोजीशन। फ्लावर पोजीशन अभी जस्ट हमने देखा फ्लावर पोजीशन, तो इसमें हम लोग क्या कहते हैं कि एक्सियल अगर है तो एक्सियल होगा तो क्या होगा, उसके एक्सिस पर बना हुआ रहेगा, है ना। उसके एक्सिस पर अगर फ्लावर्स आते रहते हैं, यहां पर अगर फ्लावर नहीं आता है तो ये क्या होगा, ये एक्सियल फ्लावर होगा, है ना। और अगर हम टर्मिनल फ्लावर की बात करते हैं, टर्मिनल फ्लावर, तो इसमें आगे ग्रोथ की पॉसिबिलिटी नहीं रहेगी, तो ये वाला क्या हो जाएगा, ये एक रेसेसिव ट्रेट हो जाएगा। फिर आ जाता है लास्ट क्या, प्लांट हाइट, या फिर क्या लिखा रहेगा, स्टेम हाइट। ये तो समझ में ऐसे ही आ जाता है कि अगर टॉल है तो वो डोमिनेंट है, अगर वो डॉर्फ है तो वो क्या है, वो एक रेसेसिव कैरेक्टर है। बताओ यहां तक में कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई सा भी दिक्कत नहीं है ना, बहुत ही ज़्यादा आसान है। और उसी को यहाँ पर क्या किया गया है, एक्सप्लेन किया गया है। जैसे कि अगर आप देखना चाहते हो तो मैं इसको थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ, आप देख लो। इन्हीं सब पॉइंट्स को यहाँ पर क्या किया गया है, मेंशन किया गया है। और इसमें एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या, कि यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया है, ये वाला जो पैराग्राफ है, ये पैराग्राफ, ये एग्जाम्पल दिया गया है किसका, यहाँ पर साहिवाल कॉज के बारे में एग्जाम्पल दिया गया है। ध्यान रखेंगे यहाँ पर ये क्वेश्चन जो आता है ना, ये क्वेश्चन ध्यान रखेंगे कि दो तरह का इसमें क्वेश्चन बनता है। पहली बात तो साहिवाल कॉज के बारे में कहा जाता है, ये किस तरह का वैरायटी है, तो ध्यान रखेंगे कि ये इंडियन ब्रीड का एग्जाम्पल है, और ये सेलेक्टिव ब्रीडिंग और डोमेस्टिकेशन इसका एग्जाम्पल है। ये सेलेक्टिव ब्रीडिंग करवाया गया, कंट्रोल्ड आर्टिफिशियल सेलेक्टिव ब्रीडिंग करवाया गया, और फिर क्या कर रहे हैं, उसका डोमेस्टिकेशन किया गया, तब उसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, साहिवाल कॉज। और दूसरा क्वेश्चन क्या कि ये कहाँ पर पाया जाता है, तो ध्यान रखेंगे कि ये पंजाब में पाया जाता है। ठीक है ना। तो नेक्स्ट देखिए, जब हम मेंडल्स लॉज ऑफ इनहेरिटेंस की बात करते हैं तो इसमें ध्यान रखेंगे कि ये कब दिया गया था, तो मिड 19वीं सेंचुरी में दिया गया था, 1900 के आसपास में दिया गया था। और इसमें मेन सूत्रधार कौन, तो हम कहेंगे ग्रिगोर जॉन मेंडल, जिनका कि एक्सपेरिमेंट जो है गार्डन पीस पर, जिसको कि हम लोग पाइसम सैटिवम भी बोलते हैं। यहाँ पर मैं इसका नाम मेंशन कर देता हूँ, नाम ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसका, तो नाम लिखेंगे क्या, पाइसम सैटिवम। सॉरी, मुझे इसमें इसको कैपिटल में नहीं लिखना चाहिए,
आप जानते हैं ये एक बॉटेनिकल नेम है, तो इसको क्या लिखना पड़ेगा, स्मॉल में लिखना पड़ेगा, है ना, पाइसम सैटिवम। देखिए, और इसको क्या कर देते हैं, सेपरेटली अंडरलाइन कर देते हैं। ये बॉटेनिकल नेम लिखने का एक तरीका होता है। तो गार्डन पीस जिसको कि क्या कहते हैं, पाइसम सैटिवम, इस पर इन्होंने वर्क किया 1856 से लेकर के 1863 एंड प्रपोज द लॉ ऑफ इनहेरिटेंस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। पूछा जाएगा क्वेश्चन कि लॉ ऑफ इनहेरिटेंस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म किसने दिया था, तो हम कहेंगे ग्रेगोर जॉन मेंडल ने दिया था। उनका एक्सपेरिमेंट मेनली किस पर बेस्ड था, तो उनका एक्सपेरिमेंट मेनली गार्डन पीस पर बेस्ड था, पाइसम सैटिवम पर था, ठीक है, जिसको कि मटर का पौधा आप कहते हो, उस पर बेस्ड था, ठीक है। इसमें एक चीज और ध्यान रखेंगे कि क्या उन्होंने, ग्रेगोर जॉन मेंडल ने क्या सिर्फ और सिर्फ पाइसम सैटिवम पर वर्क किया, तो नहीं, उन्होंने ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर पर भी वर्क किया, उन्होंने और भी कुछ कुछ प्लांट्स वगैरह सेलेक्ट किए, लेकिन उनको सबसे ज्यादा जो सफलताएं मिली सिलेक्शन के बारे में और या फिर कंट्रोल्ड ब्रीडिंग के बारे में, वो पहले ट्रू प्लांट ब्रीडर थे। ये बात भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है, कि ग्रेगोर जॉन मेंडल को फर्स्ट ट्रू प्लांट ब्रीडर कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने सबसे फर्स्ट इसका कंट्रोल्ड ब्रीडिंग करवाना शुरू किया था, ठीक है। मेंडल्स इन्वेस्टिगेशन इनटू इनहेरिटेंस पैटर्न, इट वाज फॉर द फर्स्ट टाइम दैट, ये ध्यान रखेंगे, जो मैं अभी कुछ देर पहले बात कर रहा था कि स्टैटिस्टिकल एनालिसिस एंड मैथमेटिकल लॉजिक्स वेर अप्लाइड टू द प्रॉब्लम्स इन बायोलॉजी। ये फर्स्ट टाइम था, वेरी फर्स्ट टाइम। और उसके बाद हिज एक्सपेरिमेंट्स हैड अ लार्ज सैम्पलिंग साइज, बहुत ज़्यादा लार्ज उनकी सैम्पलिंग साइज हुआ करती थी, ठीक है, थोड़ा बहुत एक्सपेरिमेंट नहीं करते थे, पूरी की पूरी गार्डन में वो एक्सपेरिमेंट करते थे, विच गेव ग्रेटर क्रेडिबिलिटी टू द डाटा ही इज कलेक्टेड, ऑल्सो द कंफर्मेशन ऑफ हिज inference from experiments on successive generations of his टेस्ट प्लांट्स, ठीक है। बहुत ज़्यादा उनके सीड्स वगैरह भी वो बहुत ज़्यादा बैंक बना करके रखते थे, सीड्स को कलेक्ट करके रखते थे अपने हर एक्सपेरिमेंट का। इस कारण से आगे के जनरेशन्स में भी क्या हुआ कि उनके एक्सपेरिमेंट को वापस परफॉर्म करके देखा गया, तो हर एक डेटा जो है, जितने भी डेटा उन्होंने दिए थे वो सारे डेटा सही निकलते थे और बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेट, ये बहुत ज़्यादा चौंकाने वाला था, क्योंकि उस समय पर किसी ने नहीं माना था ग्रेगोर जॉन मेंडल के बारे में। नेक्स्ट, Mendel investigated characters in garden pea plant that were manifested as two opposing traits, या फिर आप कह सकते हो कि कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स। क्या होते हैं कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स, तो एक के ठीक अपोजिट दूसरा, जैसे कि ये सारे के सारे ट्रेट्स क्या है, सब कॉन्ट्रास्टिंग है, एक टॉल है एक डॉर्फ है, ठीक अपोजिट, है ना। जैसे कि ये व्हाइट है तो व्हाइट पर हम लोग किससे लिख दे, ब्लैक से लिख दिया, किसी और कलर से लिख दे जो कि उस पर अचानक से वो पूरा का पूरा साइन करे, उस पर अलग से दिखे, तो उसको हम क्या कहेंगे, कॉन्ट्रास्ट। ये एक्सियल है, टर्मिनल है, अलग से देखने में पूरी तरह से क्लियर हो जाए। ग्रीन है, येलो है, फुल है, कॉन्स्ट्रिक्टेड है, वायलेट है, व्हाइट है, येलो है, ग्रीन है, राउंड है, रिंकल्ड है, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स बोल रहे हैं। और ये अपोजिंग नेचर के हैं एक दूसरे के, ठीक, जैसे कि टॉल, डॉर्फ, येलो, ग्रीन, इस तरह से करके, ठीक है ना। तो ये हमने क्या देखा कि मेंडल का ये सारा का सारा एक्सपेरिमेंट जो है मेनली किस पर रहा, कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स को लेकर के रहा, जिसमें उन्होंने कैरेक्टर्स कितने सेलेक्ट किए, एक बार जरा मेरे साथ इसको रिपीट कर लो कि उन्होंने कैरेक्टर्स कितने सेलेक्ट किए, तो कैरेक्टर्स उन्होंने सेलेक्ट किए टोटल 7, है ना। और कैरेक्टर्स को सेलेक्ट करने के टोटल ट्रेट्स कितने लेने पड़े उनको, टोटल ट्रेट्स 14। तो ऑब्वियस सी बात है कि हर प्लांट एक ही ट्रेट को रिप्रेजेंट करेगा, तो टोटल उनको प्लांट्स भी कितने लेने पड़े, 14 प्लांट्स उनको सेलेक्ट करने पड़े। इसमें अब देख लेते हैं नेक्स्ट, ये लास्ट पैराग्राफ इसमें है बचा हुआ। देखिए अब हम बात करते हैं इसमें कि मेंडल कंडक्टेड सच आर्टिफिशियल पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन एक्सपेरिमेंट्स यूजिंग सेवरल ट्रू ब्रीडिंग पीस लाइन, ठीक है। यहां पर ट्रू ब्रीडिंग क्या होता है, तो ट्रू ब्रीडिंग को समझने के लिए मैं बता देता हूं। यहां पर जब भी आपसे कहा जाएगा कि ट्रू लाइन, प्योर लाइन, ये सारे टर्म्स जैसे यूज किए जाएंगे, या फिर पेरेंटल टाइप, तो आप समझ जाएंगे कि वो अपने कैरेक्टर के लिए पूरी तरह से होमोजाइगस है, पूरी तरह से क्या है, अपने कैरेक्टर के लिए होमोजाइगस है। हम लोग होमोजाइगस वर्ड क्यों यूज कर रहे हैं, देखिए जब हम होमोजाइगस की बात करते हैं तो इसमें देखो एक टर्म क्या आ रहा है, होमो, दूसरा क्या आ रहा है, जाइगस, यानी कि इसमें हमें क्या देखने के लिए मिलेगी, सिमिलैरिटी देखने के लिए मिलेगी, सेम देखने के लिए मिलेगा,
है ना। क्या देखने के लिए मिलेगा, तो जो उसके फैक्टर्स होते हैं वो, जैसे कि हम बात करेंगे तो क्या, कैपिटल टी, ये क्या है, तो ये अपने कैरेक्टर के लिए होमोजाइगस। अगर किसी प्लांट का जीनोटाइप इस तरह का है तो हम कहेंगे वो अपने कैरेक्टर के लिए क्या है, होमोजाइगस। और भी कोई हो सकता है क्या, बिल्कुल हो सकता है। इसी कैरेक्टर में अगर हम बात करेंगे, हाइट में ही अगर बात करें तो स्मॉल टी भले ये ड्वार्फ है, लेकिन ये अपने कैरेक्टर के लिए क्या है, ये अपने कैरेक्टर के लिए एक प्योर लाइन है, ट्रू लाइन है, पेरेंटल टाइप है, या फिर कह लें कि ये एक होमोजाइगस जीनोटाइप है। ठीक है। हेट्रोजाइगस क्या होगा, तो इसी को डिफरेंट कर दो ना, ये लो, ये क्या हो जाएगा, ये एक हेट्रोजाइगस वैरायटी आ जाएगी। ये देखिए, जब हम इसको डिफरेंट करते हैं, हमने एक कैपिटल वाला लिया, एक स्मॉल वाला लिया, अब ये क्या हो गया, अब ये हो गया हेट्रोजाइगस। हेट्रो मतलब डिफरेंट, ठीक है ना, तो ये डिफरेंट है तो हेट्रोजाइगस, सेम है तो क्या हो जाएगा, होमोजाइगस। तो ये ध्यान रखेंगे, प्योर लाइन ट्रू लाइन की बात जब भी आएगी तो हम कहेंगे कि मेंडल ने जिस कैरेक्टर को सिलेक्ट किया उस कैरेक्टर वाले प्लांट के बिल्कुल प्योर लाइन को उन्होंने सेलेक्ट किया, ताकि उनका वो कंट्रोल्ड ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट उस पर परफॉर्म कर सके। और इसके लिए उन्होंने जो टेक्निक यूज किया, जिसके बारे में अगले पेज पर हम लोग देखेंगे, उन्होंने जो टेक्निक यूज किया था वो क्या था, इमैस्कुलेशन एंड बैगिंग टेक्निक, इमैस्कुलेशन एंड बैगिंग टेक्निक। ठीक है, इस टर्म को आप लोग ध्यान रखेंगे कि इमैस्कुलेट किया और बैग किया, इमैस्कुलेट किया बैग किया। इमैस्कुलेटिंग में क्या होता है कि अगर फ्लावर के अंदर हमें उसका फीमेल पार्ट, चूंकि पी प्लांट जो है ना वो क्या है, वो बाइसेक्सुअल प्लांट है, उसके अंदर जो फ्लावर्स होते हैं वो कैसे होते हैं, वो बाइसेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं, यानी कि उसमें हमें ये जो फीमेल पार्ट है इसका ये भी देखने के लिए मिलता है, और साथ में इसमें क्या देखने के लिए मिलते हैं, इसके जो मेल पार्ट्स होते हैं, यानी कि एंडोइशियम की अगर बात करेंगे तो ये भी देखने के लिए मिलता है। ये रहा गाइनोइशियम, ये रहा एंडोइशियम, ये क्या हो गया, तो ये इसका मेल पार्ट हो गया। तो ऐसा टाइप का अगर कोई फ्लावर है तो इस तरह के फ्लावर को हम लोग क्या बोलते हैं, बाइसेक्सुअल फ्लावर बोलते हैं। और इस तरह के बाइसेक्सुअल फ्लावर में वो क्या करते थे, वो उसको एक यूनिसेक्सुअल फ्लावर में कन्वर्ट करते थे। जैसे सपोज करो कि अगर इसमें से ऐसा करते हैं कि इसमें से जो इसका मेल पार्ट है इसको हम यहाँ से कट करके हटा देते हैं, तो बताओ ये फ्लावर जो कि अभी बाइसेक्सुअल था अब कैसा हो गया, तो अब ये एक यूनिसेक्सुअल फ्लावर हो गया, यानी कि अब ये कैसा फ्लावर हो गया, तो अब ये बिल्कुल ही फीमेल फ्लावर में कन्वर्ट हो चुका है। तो ये इस तरह से क्या करते थे, इमैस्कुलेट करते थे। ऐसा करना क्यों जरूरी होता था, ताकि इसके ऊपर में जब वो पॉलन ग्रेन डालना चाहे तो दूसरे प्लांट को जिसमें से उन्होंने फीमेल पार्ट को हटा दिया उसमें से वो पॉलन ग्रेन्स को लेकर के और वो इस पर जो डिजायरेबल कैरेक्टर वाला पॉलन ग्रेन हो वो इस पर डाल सके। और इस तरह से उन्होंने क्या किया, एक कंट्रोल्ड ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया। ठीक है, इसमें देखेंगे कि इसके बाद वो क्या करते थे कि ट्रू ब्रीडिंग लाइन वन दैट इज हैविंग, इसी ट्रू ब्रीडिंग के बारे में बताया जा रहा है जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि वो कंटिन्यूस सेल्फ पॉलिनेशन से ट्रू ब्रीडिंग प्लांट को ऑब्टेन करते थे। और उसके बाद क्या करते थे कि ये देखो, ये वाला मैंने जो बताया कि उन्होंने टोटल कितने प्लांट सेलेक्ट किए, 14 ट्रू ब्रीडिंग, मतलब कि अपने कैरेक्टर के लिए वो पूरी तरह से क्या है, प्योर है अपने कैरेक्टर के लिए। अगर वो टॉल है तो वो पूरी तरह से ऐसा वाला टॉल होगा, ठीक है, ये भी टॉल होता है लेकिन ये प्योर लाइन नहीं है, ये एक हाइब्रिड वैरायटी है। इस वाले कैरेक्टर को जब भी आप देखेंगे तो आप कहेंगे कि ये एक हाइब्रिड वैरायटी है। उन्होंने टॉलनेस के लिए किसको चुना, तो टॉलनेस के लिए ये वाला चुना कैपिटल टी, और इसी के कॉन्ट्रास्टिंग में क्या चुना उन्होंने, ड्वार्फनेस के लिए स्मॉल टी। अगर हम देखते हैं सीड कलर में तो उन्होंने क्या सिलेक्ट किया, कैपिटल जी एंड स्मॉल जी। ये क्या हो गया, तो ये येलो हो गया, और ये कैसा हो गया, तो ये ग्रीन हो गया। ये सीड के कलर के लिए हम बात कर रहे हैं। इसी तरह से अगर हम फ्लावर पोजीशन के बेसिस से बात करें तो जैसे सपोज करो कि एक्सियल और जो एक्सियल नहीं है यानी कि टर्मिनल, तो उसको उन्होंने इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया, है ना। इसी तरीके से उन्होंने सारे क्या किए, टोटल 14 ट्रू ब्रीडिंग प्लांट्स को इकट्ठा किया विद कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स। सम ऑफ द कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स सेलेक्टेड वेयर स्मूथ और wrinkled seed, yellow or green seed, inflated or constricted green and yellow pods and tall and dwarf plants। ये टोटल
14 कैरेक्टर्स वाले प्लांट हो गए। हर कैरेक्टर के लिए उन्होंने क्या किया, डबल डबल ट्रेट वाला, मतलब कि सारे के सारे कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स को उन्होंने सेलेक्ट किया। तो ये टोटल कितने हो जाएंगे, टोटल 14 प्लांट्स हो जाएंगे। ध्यान रखेंगे इस बात का, ये पूछा जाता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या देखते हैं अगले क्लास में, इसके आगे का एक्सपेरिमेंट यानी कि इमैस्कुलेशन बैगिंग टेक्निक के बारे में बात करेंगे, और फिर गैमेट्स को बनाना सीखेंगे, फिर इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन के बारे में बात करेंगे। ठीक, तब तक के लिए थैंक यू वेरी